स्थान तथा घटना का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। महाभारत काल में भारतवर्ष का ज्ञान विज्ञान विश्व भर में अपनी पराकाष्ठा पर था। इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान भी अपना पूर्ण विकास कर चुका था। महाभारत में ऐसे अनेक उदाहरणों का उल्लेख है जो उस काल की चिकित्सा पर प्रकाश डालते हैं। चरक संहिता की रचना होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक अग्निवेश तंत्र भी समानांतर चलता रहा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। महाभारत युद्ध की घटना को आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं और तभी से कलयुग का प्रारंभ भी माना गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है, महाभारत युद्ध के 300 वर्षों बाद तक ही केवल ऋषियों का काल रहा है, जबकि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में चरक संहिता का पहलवी भाषा में अनुवाद भी हुआ था। चिकित्सा शास्त्र के सराकन तथा लैटिन ग्रंथों में चरक को इस विषय का प्रकांड पंडित माना है। इसलिए चरक का काल ईसा से 200 वर्ष पूर्व मानना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। चरक की भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं वेदों और उपनिषदों के समान है, जो अत्यंत प्राचीन है। चरक एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे। उन्होंने न केवल गद्य प्रयुक्त बल्कि पद में भी उनकी प्रतिभा श्लाघनीय है। चरक संहिता में औषध मात्रा का जो मान दिया है वह भी अत्यंत प्राचीन है। चरक संहिता में देश स्थानों आदि का जो वर्णन है वह यह दर्शाता है कि उस समय छोटे छोटे राज्यों के रूप में ही शासन व्यवस्था रही होगी। किसी गणराज्य एवं एक सम्राट का शासन दृष्टिगोचर नहीं होता और न ही भारतवर्ष नाम का कहीं पर उल्लेख मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के चक्रवर्ती सम्राट बनने पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर 4 युगों का वर्णन मिलता है। पहला कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ज्योतिष शास्त्र में सभी युगों की आयु का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार चरक संहिता में भी सतयुग और त्रेता युग तक की घटनाओं का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। चरक संहिता के विमान स्थान के 3 अध्याय में कुछ ऐसा ही वर्णन है। तेषामुदार सत्वगुण कर्मणामचिन्त्य रसवीर्य विपाक प्रभाव गुण समुदितानि प्रादुर्बभूवुः सस्यानि सर्वगुण समुदितत्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ भ्रंस्यति तु कृतयुगे केषाञ्चिदव्यादानात् सांपन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवमासीत् शरीरगौरवाश्रमः समादालस्यम् आलस्यात् सञ्चयः सञ्चयात् परिग्रह परिग्रहाल्लोभः साधुरासीत् कृते। अर्थात कृतयुग यानी सतयुग के आरंभ में पृथ्वी आदि के सर्वगुण युक्त होने के कारण उदार मन, गुण और कर्म वाले पुरुषों के लिए अचिंत्य रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव एवं गुण युक्त अन्न उत्पन्न होते थे। सतयुग के कुछ समय बीतने पर कुछ धनी लोग अधिक भोजन करने लगे। उससे शरीर में भारीपन आ गया। शरीर में भारीपन होने से थकावट आई और थकावट से आलस्य, आलस्य से संचय, संचय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ उत्पन्न हुआ। कृतयुग की स्थिति के बाद त्रेता युग के विषय में चरक ने लिखा है, ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोह अभिद्रोहादनृतवचनम् अनृतवचनात् कामक्रोधमानद्वेष पारुष्याभिघात भयताप शोक चिंतोद्वेगादय प्रवृत्तः
ततस्त्रेतायां धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत् तस्यान्तर्धानात् युगवर्षप्रमाणस्य पादह्रासः पृथिव्यादेश्च गुणपादप्रणाशोऽभूत् तत्प्रणाशकृतश्च सस्यानां स्नेहवैमल्यरसवीर्यविपाक प्रभावगुणपादभ्रंशः ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादैः राहारविहारैर्यथा पूर्वमुपष्टभ्यमानान्यग्निमारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि अतः प्राणिनो ह्यसमवायुरायुषः क्रमशः इति। अर्थात इसके बाद त्रेता युग में लोभ से द्रोह, द्रोह से झूठ बोलना, झूठ बोलने से काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, ताप, शोक, चिंता और उद्वेग आदि की प्रवृत्ति हुई। उससे त्रेता युग में धर्म का एक भाग यानी चौथाई हिस्सा लुप्त हो गया। उसके नष्ट होने से सतयुग की जो आयु थी उतने वर्षों में से चौथाई वर्ष त्रेता की आयु कम हो गई और पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के भी गुणों का चौथाई अंश नष्ट हो गया। उन पंच महाभूतों के गुणों के नष्ट होने से अन्न में से स्निग्धता, निर्मलता, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव में भी चौथाई रूप में कमी हो गई। तब से कम हुए चौथाई गुण वाले आहार विहारों से पहले की तरह पालित न होती हुई अग्नि और वायु से युक्त हुई प्रजा के शरीर पहले ज्वर आदि व्याधियों से आक्रांत हो गए और प्राणियों की आयु में क्रमशः ह्रास होने लगा। और इससे आगे महर्षि चरक ने लिखा है, युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सरद्ययम् देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते इति विकाराणां प्रागुत्पत्ति हेतुरुक्तो भवति। अर्थात युग युग में इसी क्रम से धर्म का एक एक भाग कम होता जाता है और द्रव्यों से पंच महाभूतों के गुणों में से भी एक एक भाग कम हो जाता है। धीरे धीरे एक एक भाग के नष्ट होने से संसार का प्रलय हो जाता है। जिस युग में मनुष्य की आयु या प्राणी मात्र की जितनी आयु बताई गई है, इसमें उस युग का 100वां हिस्सा समाप्त होने पर मनुष्य की आयु 1 वर्ष समाप्त हो जाती है। इस प्रकार महर्षि चरक ने रोगों की प्रथम उत्पत्ति का कारण बताया है। इन सब तथ्यों से प्रतीत होता है कि सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युग बीत चुके थे। उस समय का युग यानी द्वापर युग संचालित था। यदि द्वापर युग संचालित न होता तो द्वापर युग का वर्णन भी इसी क्रम में किया गया होता। सभी प्रकार से तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि महर्षि चरक ने द्वापर युग में ही आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता की रचना की है। महर्षि चरक आयुर्वेद विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं और ऋषियों ने जो आयुर्विज्ञान का मनुष्य मात्र के लिए विधान किया, उसमें से चरक संहिता जो ग्रंथ है वो प्रमुख ग्रंथ है और अति प्राचीन ग्रंथ है। जहाँ तक बात रही कि ऋषियों ने कभी भी अपने परिचय के संदर्भ में, अपने स्थान के संदर्भ में बहुत कुछ
उन ग्रंथों में वर्णन नहीं किया। इस वजह से आज यदि हम उनका इतिहास, उनके कार्यस्थल, कुल, वंश, परंपरा, इन सब विषयों के लिए हम ढूंढने की बात करते हैं तो ये काफ़ी जटिल और काफ़ी कठिन कार्य है। तो निश्चित रूप से जो अभी भाई जयवीर पुंडरीक जी ने जो काम किया और चरक के ऊपर, क्योंकि एक इससे दोनों ही बातें होती हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है और किसी भी क्षेत्र के लिए वो प्रयत्नशील होता है तभी जाकर के उन चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। तो इनका जो पहला प्रयत्न, पहला प्रयास, हालांकि हमारे इतिहासविदों ने चरक कहाँ के थे, चरक का उनकी जो कुल है, वंश परंपराएं कहाँ से जुड़े हुए थे, इसके लिए काफ़ी कुछ कार्य किया। फिर भी प्रामाणिकता के साथ कि जो चरक की जन्मभूमि या चरक से जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं उनको ढूंढने के लिए जो आपने प्रयत्न किया और काफ़ी कुछ उस संदर्भ में आपने इकट्ठा भी किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं या योग, आयुर्वेद, इन परंपराओं से जुड़ी हुई जो संस्था या व्यक्ति हैं या स्वयं सरकार, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हर्बल स्टेट इसको बनाने की, आयुर्वेद को प्रमोट करने की, तो निश्चित रूप से यदि हमारे आयुर्वेद की जनक ऋषि भी इसी भूमि के थे, इसी देवभूमि के वो रहने वाले थे, तो हमारे लिए और भी गर्व और सौभाग्य की बात बन जाती है कि हम इसके ऊपर और काम करें। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो एक पहल की है कि चरक की जन्मभूमि के रूप में कि देवभूमि उत्तराखंड के चरक जो स्थान है उस गांव को ढूंढने का, तो निश्चित रूप से सब लोगों को उसके ऊपर और भी काम करके इस स्थान को विश्वव्यापी बनाने में या इससे जुड़ी हुई जितने भी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको सामने लाने में हम सबको कार्य करना चाहिए। महर्षि चरक संभवतः नागवंश में जन्मे थे। भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में वर्णित शेषनाग द्वारा लोक वृत्तांत जानने की इच्छा से चर रूप में पृथ्वी पर आने के कारण इनको चरक कहा गया। ये ही चरकाचार्य हैं। कुछ विद्वान इस कथन को लोक प्रसिद्धि पर आधारित मानते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोक प्रसिद्धि के पीछे भी कुछ न कुछ सत्यता अवश्य होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कण्व ऋषि के गुरुकुल के एक महान आचार्य चरक भी रहे होंगे और यहीं पर रहकर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया होगा। आयुर्वेद के अनेक अनुसंधान कर अपने अनुभव के द्वारा आयुर्वेद की संहिता की रचना की, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण आदि अनेक विषयों और शास्त्रों में पारंगत किया जाता था। जो व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता था वही व्यक्ति चिकित्सा का कार्य भी किया करता था। प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की अवधारणा निहित होती थी और यही परंपरा कुछ दशकों पूर्व अभी तक भी प्रचलित रही है। अनेक विद्वानों से विचार विमर्श करने पर सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नए संदर्भों में चरक का काल राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के जन्म के आसपास लगभग 6500 वर्ष पूर्व यानी ईसा से 4500 वर्ष पूर्व कहना उचित प्रतीत होता है। उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है और इसी उत्तराखंड में चरक जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, उस चरक की भी जन्मस्थली इसी उत्तराखंड के अंदर है और इसीलिए ये उत्तराखंड आज जो दुर्लभ जड़ी बूटियों का महत्वपूर्ण केंद्र है, दुनिया में शायद ही वो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ अन्यत्र कहीं होंगी जो उत्तराखंड की धरती पर हैं। इस उत्तराखंड की धरती से ही हनुमान जी श्रीलंका में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुई थी तो उत्तराखंड के जो चमोली जनपद है उसके जोशीमठ से आगे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर के गए थे। इसका मतलब है कि ये उत्तराखंड की धरती पूरी दुनिया के लिए उत्सुकता का विषय है, पूरी दुनिया की व्याधियों को दूर करने का बड़ा केंद्र है। वनौषधियाँ हैं, औषधियाँ हैं और चरक जो डांडा है, जो चरक ऋषि हैं,
उनकी तपस्थली, उनकी जन्मस्थली होने से इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। सरकार भी निकट भविष्य में चाहती है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित हो जिससे यहाँ की जड़ी बूटियों का उत्पादन, दोहन, उस पर आधारित तो यूनिट्स की स्थापना हो, ताकि पूरी दुनिया की व्याधियों को दूर किया जा सके। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो परिकल्पना है वो इसी धरती से पैदा होती है, ऋषि मुनियों की धरती है। क्योंकि जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है वहाँ पूरी दुनिया, पूरा संसार हमारा कुटुंब है, और उस कुटुंब की रक्षा की जिम्मेदारी भी उन लोगों की है जो उस व्याधियों को, उन कष्टों को दूर कर सकें। और उत्तराखंड की धरती का सौभाग्य है कि उसमें